नमस्कार। 9 वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ राज की बात का पहला एपिसोड आपके लिए सीधे राजपथ से। और राजपथ से क्यों, ये बताना आपके लिए जरूरी है कि अगर उम्मीदों का सूरज नया है, आकांक्षाओं का सवेरा नया है, चुनौतियों की इबारत बड़ी है, तो ये राजपथ उसी का द्योतक है कि कैसे 26 जनवरी को यहीं से निकलेगी गणतंत्र की शान झांकी, और राजपथ अब उसके लिए तैयार है। और राज की बात में हम ये भी बताएंगे कि इस राजपथ को बनाने वाले, यानी जो आखिरी असाइनमेंट था, दुर्गा शंकर मिश्र, उनको कैसे भेजा गया उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी बनाकर, उसके पीछे क्या है राजनीति और रणनीति। और सबसे बड़ी खबर, देश इस समय लोकतंत्र के महापर्व को मनाने जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन इसी दौरान ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है। तो उससे निपटने के लिए पीएम ने कैसे रैलियों को लेकर की है व्यवस्था, और साथ ही बात होगी बीजेपी की ABCD रणनीति पर। एक तरफ तो देश में चुनाव फिलहाल बिल्कुल उफान पर है, दूसरी तरफ कोरोना का तूफान भी टकरा रहा है। नए साल के स्वागत के बीच में कोरोना के केस दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में सियासी हांडी का चढ़ना तय है और सियासी हांडी में उबाल आना भी तय है, लेकिन बवाल ओमिक्रॉन कर रहा है। तो ऐसे में सरकार और केंद्र सरकार सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन राजनीतिक दल भी अपनी इस जिम्मेदारी से अछूते नहीं रह सकते हैं। तो राज की बात ABP की इसी मुहिम के असर की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे ओमिक्रॉन से निपटने के लिए चुनावी रैलियों पर अंकुश लगाने का फैसला किया है, इस पर करेंगे बात। दुनिया भर में अब कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। कोरोना यूपी दिल्ली नहीं देखता। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वेरिएंट भले ही नया हो, लेकिन बचने का तरीका पुराना। रैली जरूरी या जान? ABP न्यूज की अपील। ABP न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। राज की सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और सत्ताधारी दल का नेता होने के नाते भी पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला चुनाव और रैलियों से जुड़ा है। बीजेपी हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है, ये किसी से भी नहीं छिपा है। वह अपनी पूरी फौज उतार देती है और एक एक सीट पर एक एक वोट के लिए लड़ती है। जाहिर है, जब चुनाव उत्तर प्रदेश का है तो फिर बीजेपी ने यूं ही पूरी तैयारियां करके रखी है। चुनाव बड़ा भी है और कड़ा भी। ऐसे में प्रदेश जीतने के साथ साथ कोरोना से लड़ाई जीतने की रणनीति पर भी पीएम ने खुद ही कमान संभाली है। राज की बात यह कि भीड़ कम कर कैसे यूपी के हर शख्स तक पहुंचा जाएगा, इसको लेकर भी मोदी का मेगा प्लान जमीन पर उतारने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव के दौरान कोरोना के कांटों ने पूरे देश को लहूलुहान कर दिया था। अब जब यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव हैं, ऐसे में कहीं ओमिक्रॉन का दैत्य रैलियों के बहाने पूरे देश को न डस ले, इसके लिए पीएम मोदी ने पहल की है और उन्होंने बीजेपी को कम से कम रैली का लक्ष्य दिया है। इसके तहत कम से कम 1/4 से भी कम रैलियां बीजेपी करे। मतलब अगर 100 रैलियां होनी है तो उनकी जगह 25 से भी कम रैलियां की जाए, ये पीएम मोदी ने पार्टी को निर्देश दिए हैं। सियासत के चक्कर में दांव पर मत लगाओ, बंद करो रैली। ABP न्यूज लगातार कोरोना से जंग में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने और भीड़ पर अंकुश लगाने की अपील करता रहा है। इस मुहिम में हमारी कोशिश अपना स्कोर बनाना नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जमहूरियत के जिम्मेदार हिस्से की तरह इस खतरे से लड़ने के लिए देश को तैयार करना था। हमारा सीधा सवाल था कि अगर कामकाज घर से हो सकता है, तकनीक ने तमाम सुविधाएं दे दी हैं, ऐसे में बड़ी रैलियां क्यों और लोगों तक तकनीक के माध्यम से क्यों न पहुंचा जाए। ABP न्यूज की इस मुहिम का समर्थन तमाम राजनीतिक दलों के साथ सभी जिम्मेदार तबकों ने भी किया। और राज की सबसे बड़ी बात भी यही है कि पीएम मोदी ने न सिर्फ प्रशासनिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अपनी पार्टी को भीड़ कम करने का लक्ष्य दिया है। ABP न्यूज भी इसी बात का हामी रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हैं,
रोजमर्रा की गतिविधियां नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो अच्छी बात यह है कि पीएम मोदी ने रैलियां कम करने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं से ही कह दिया है। राज की बात यह कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में जो हाईटेक फार्मूला सुदूर गांवों तक लोगों के बीच पहुंचने को आजमाया था, उसी तरह से रैलियां कम करने के बावजूद वो पहुंचेंगे। याद करिए कि कैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनिंदा इलाकों में ई रैलियों से लोगों को संबोधित किया था। वह फार्मूला अब इन 5 राज्यों के चुनाव में भी आजमाया जाएगा। खास तौर से उत्तर प्रदेश में ई रैलियां इतनी ज्यादा होंगी कि बड़ी रैलियों की कमी महसूस न हो। राज की बात यह कि मोदी की ई रैलियों के लिए पूरे प्रदेश में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी तैयारी की है। पूरे प्रदेश में कुल 9 लाख ऐसे पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं जहां बड़ी स्क्रीन के माध्यम से मोदी जनता से सीधे मुखातिब होंगे। खास बात यह होगी कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक लोग इन ई रैलियों की विराटता को भी महसूस कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा केंद्र, प्रदेश, जिला, नगर, ब्लॉक और जिला पंचायत तक का मॉडल तैयार किया जा रहा है। ज्यादा जोर गांवों के लिए होगा क्योंकि शहरों से लोगों के जुड़ने के माध्यम ज्यादा है। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। राज की एक और बात, बीजेपी ने जो ई रैलियां आयोजित करने का फैसला लिया है, इससे इलेक्ट्रॉनिक और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा। आप खुद ही समझिए कि 9 लाख ई पॉइंट्स पर ये रैलियां होनी हैं, तो इसके लिए कितना बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। तो जो इस काम में लगेंगे उनको भी सीधा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी इस काम में काफी आगे निकल चुकी होगी जब तक विपक्षी दल इसको समझेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी मंच पर इन दिनों आरोप प्रत्यारोप की भाषा ABCD के आधार पर लिखी जा रही है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह A का मतलब अपराध, B का मतलब भाई भतीजावाद, C का मतलब करप्शन और D का मतलब दंगा बताकर समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ABCD को अब बीजेपी छोड़ दी कह के प्रचारित कर रही है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप से अलग बीजेपी ने ABCD के माध्यम से ही अपनी सत्ता की राह तैयार करनी शुरू की है। तो राज की बात इस ABCD वर्णमाला पर। ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। अब तो जनता छोड़ चली है बीजेपी को। जनता ने इस बार मन बनाया है कि बीजेपी को छोड़ करके बीजेपी को सफाया करेंगे, इसीलिए इन्हें ABCD याद आ रही है। राज की बात यह कि चुनावी घमासान के बीच एक चुनावी ABCD सत्तारूढ़ बीजेपी अपना किला बचाने के लिए भी लिख रही है। यह यूपी के आंगन में जीत का मंत्र लिखने वाला अल्फाबेट है, जिसे हर पार्टी कार्यकर्ता को दिया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की सभी सीटों को A, B, C, D की 4 श्रेणियों में बांटा है। यह बंटवारा जीत की संभावनाओं के आधार पर किया गया है। अव्वल यानी A श्रेणी में उन सीटों को रखा गया है जहां पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। इस श्रेणी में 35% सीटों को बीजेपी ने रखा है। वहीं B श्रेणी में ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला है, और C वर्ग की वो सीटें हैं जहां जोड़ जुगाड़ के बिना जीत मुश्किल हो जाएगी। इसी वर्गीकरण में D के खाते में ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी भी अपनी हार फिलहाल तय मानती है। बहरहाल इस चुनावी गणित में जीत का फार्मूला बनाने के लिए बीजेपी ने इस ABCD के पिरामिड को उल्टा कर दिया है। मतलब DCBA
बीजेपी ने डी श्रेणी की यानी वो सीटें जो बीजेपी ने कभी जीती नहीं या तुक्के में कभी जीत गई और इस बार जीतना असंभव माना जा रहा है, उन्हीं सीटों पर चुनावी परीक्षा पास करने में सबसे पहले जोर लगाना शुरू किया है। यानी 20% इन सीटों पर सबसे ज्यादा जोर बीजेपी का होगा। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जाहिर है पार्टी अपनी रणनीति में सुनिश्चित माने जाने वाले किलों को बचाने के साथ साथ जीत के अपने पिछले रिकॉर्ड के करीब पहुंचने की भी है। ऐसे में राम और कृष्ण की धरती कहलाने वाले यूपी में चुनावी रामायण और महाभारत दोनों की पटकथा ऐसे लिखने की तैयारी हो रही है जिसमें युद्ध के दौरान सब कुछ जायज के सिद्धांत को साकार किया जा सके। इस रणनीति के जानकारों के मुताबिक इस चुनावी समर में पाला बदल से लेकर विवादों के बवंडर तक कई किरदार सामने आ सकते हैं और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव 2024 से पहले का सेमीफाइनल है। उत्तर प्रदेश में तमाम क्षेत्रीय, सामाजिक और जाति समीकरण साधने की दिशा में बीजेपी ने फिलहाल अपना ऑपरेशन ब्राह्मण तेज कर रखा है। तमाम नेताओं से उनके बात हो रही है, लेकिन विप्र समाज की कथित नाराजगी को साधने के लिए सबसे बड़ी राज की बात यह है कि कैसे नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के जरिए संदेश दिया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी बानगी है मुख्य सचिव पद पर दिल्ली से भेजे गए दुर्गा शंकर मिश्र। और आपको बता दें, मिश्र को जिस रणनीति और राजनीति के तहत भेजा गया और जिस तरीके से भेजा गया है, इसके न सिर्फ राज बड़े हैं बल्कि प्रभाव भी खासे बड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि अभी तक जो मुख्य सचिव थे आर.के. तिवारी, वो भी तो ब्राह्मण थे। इससे पहले अनूप चंद पांडे भी ब्राह्मण थे। फिर दुर्गा शंकर मिश्रा को ब्राह्मण कार्ड से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो पहले ये समझ लीजिए कि राजनीति में कभी भी 2+2 4 नहीं होता। वैसे तो ये भी अजीब है कि राजनीतिक दलों और सरकार में जाति या संप्रदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर समायोजन होता है, लेकिन नौकरशाही में भी ये होता है क्या? उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं नकार सकता है, बीजेपी भी नहीं। और योगी आदित्यनाथ इसीलिए जब मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ में एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम और एक ओबीसी डिप्टी सीएम यानी दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया। इसके पीछे जाति संबंध साधने की ही कवायद थी। लेकिन आपको राज की बात बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचम तल यानी मुख्यमंत्री कार्यालय का जो सबसे पावरफुल फ्लोर है, वहां पर कौन सा अधिकारी किस तरीके से तैनात है, इसको लेकर भी राजनीतिक कॉरिडोर में चर्चा होती है। यूपी की सियासत में पूर्वांचल का दबदबा हमेशा से रहा है। पूर्वांचल से राजपूत चेहरा आने के बाद खासतौर से बीजेपी की सियासत के लिए ब्राह्मण और गैर यादव ओबीसी के बीच संतुलन कायम रखना चुनौती थी। डिप्टी सीएम मौर्य के रूप में एक कद्दावर पिछड़ा चेहरा तो यूपी में था, लेकिन दिनेश शर्मा ब्राह्मणों के बीच उस तरह का चेहरा कभी नहीं बन पाए। फिर ब्राह्मण बनाम ठाकुर का जाति विमर्श पूर्वांचल में ही ज्यादा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को अध्यक्ष बना दिया था। वह भी पूर्वांचल से हैं और केंद्र में मंत्री थे। 2019 में जीत के बाद महेंद्रनाथ पांडे को केंद्र में फिर वापस लाकर स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पिछड़ों में ताकतवर कुर्मी समुदाय के बीच संदेश दिया गया। इसके बाद योगी सरकार पर जातिवाद के गंभीर आरोप विपक्षी दलों की तरफ से उठाए गए। संगठन और सरकार के भी कुछ कोनों से ये बातें उठी, तो उसको दुरुस्त करने के लिए तुरंत आला कमान ने कमान संभाली और तमाम एससी ओबीसी मंत्री बनाकर उनके पोस्टर तक छापे गए। लेकिन विप्र समाज की नाराजगी को देखते हुए अब उस पर भी कोर्स करेक्शन शुरू किया गया है। अब राज की अहम बात ये जानिए कि दुर्गा शंकर मिश्र का किरदार क्या है। आईआईटी से पढ़कर निकले और आईएएस बने मिश्र की करीबी पिछली सरकार में सबसे ताकतवर रहे नृपेंद्र मिश्र से रही है। साथ ही यूपी के पूर्व मुख्य सचिव और अब चुनाव आयोग में आयुक्त अनूप चंद पांडे उनके अच्छे मित्र हैं। सबसे बड़ी बात उस पूर्वांचल से हैं जहां ब्राह्मण और ठाकुर का विमर्श ज्यादा चलता है। और दुर्गा शंकर मिश्र की छवि
दमंग और काबिल अफसरों में मानी जाती है। एक और राज की बात, यूपी में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब तब दुर्गा शंकर मिश्र को चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हों या फिर अखिलेश यादव, दोनों ने हाशिए पर रखा। इसके उलट बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें अच्छी तैनातियां दी। बीएसपी और सतीश चंद्र मिश्र के साथ उनकी केमिस्ट्री एन चुनाव से पहले काफ़ी दिलचस्प हो जाती है और इसके मायने भी सियासी गलियारों में पढ़े जा रहे हैं। राज की बात है कि योगी सरकार फिलहाल आर.के. तिवारी को ही मुख्य सचिव पद पर देखना चाहती थी और अभी आर.के. तिवारी का कार्यकाल भी अच्छा खासा बचा हुआ था, लेकिन उनको बीच में ही हटाकर दुर्गा शंकर मिश्र को भेजा गया और ये केंद्रीय नेतृत्व को पता था कि इस नियुक्ति के खासे मायने निकाले जाएंगे। यानी वो चाहते थे कि इसके निहितार्थ उत्तर प्रदेश की सियासत में पढ़े जाएं और समझे जाएं, मतलब एक तीर से कई निशाने साधे। चलते चलते एक और राज की बात। ये राज की बात आपकी सेहत से जुड़ी है, लेकिन आपकी शारीरिक सेहत नहीं, आपकी आर्थिक सेहत से। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के चलते कहीं जैसे कोरोना में पूरे देश या बल्कि दुनिया की आर्थिक रफ्तार सुस्त हो गई थी या रसातल में चली गई थी। ऐसी स्थिति ना बनने पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्रैक टीम गठित कर दी है। इस क्रैक टीम की अध्यक्षता एक तरीके से गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी और साथ ही आधुनिकता और निर्माण में अपना नाम कमा चुके नितिन गडकरी होंगे और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवाडिया होंगे। इस टीम का उद्देश्य ये होगा कि देश में उद्योग जगत को जो भी फैसला उस समय लेने की जरूरत है, एक तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम होगा कि क्या नीति उस समय बनाई जाए, टैक्स से लेकर क्या रिफॉर्म तत्काल करने हो तो तुरंत उसको अमल में लाया जाए, ताकि देश की आर्थिक रफ्तार सुस्त न होने पाए और लगातार प्रगति पथ पर बनी रहे। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही और नए साल का पहला राज की बात का शो यहीं होता है खत्म, लेकिन अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। जाने से पहले एक बार फिर आप सबको एबीपी न्यूज़ और मेरी तरफ से 9 वर्ष की बहुत मंगल कामनाएं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सभी बीमारियों और बुराइयों से लड़कर सफल होकर निकलें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।